अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त नेपाल में एमसीसी के ताल्लुक से कंट्रोवर्सी फैली हुई है। नेपाल में हर तरफ एमसीसी का चर्चा है। टीवी डिबेट से लेकर के यूट्यूब के डिस्कशन तक, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक, हर तरफ एमसीसी का चर्चा है। एमसीसी की बात हो रही है, एमसीसी के हक में बात कर रहे हैं। एक तरफ टीवी डिबेट्स में इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवी को बुला करके उनकी राय ले रहे हैं कि एमसीसी है क्या। तो उन जो बुद्धिजीवियों में, इंटेलेक्चुअल्स में दो ग्रुप हैं। एक तो उसके हक में बात कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। और समर्थक में भी जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है मुल्क में, कुछ लोग जो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो उनके हक में है, तो लोग उसके हक की बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसी जो अपोजिशन जो पार्टियां हैं, जो उनके विरुद्ध में बात कर रही है, उनके जो समर्थक है वो एमसीसी के जो विरुद्ध में, एमसीसी के अपोज में बात कर रहे हैं। तो एक जो आम जनता है, जो आम लोग, उनको कंफ्यूज है कि यह आखिर है क्या। तो उसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि एमसीसी है क्या एमसीसी नेपाल में लागू होना चाहिए, एमसीसी क्या नेपाल के लिए खतरा है, क्या एमसीसी नेपाल की सालिमियत के लिए खतरा है। तो ये सब बातें आ रही हैं। हम आपको इंटेलेक्चुअल्स के डिबेट के अकॉर्डिंग आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको आसान भाषा में, आसान जुबान में बताऊंगा कि एमसीसी है क्या। एमसीसी क्या है? एमसीसी का जो फुल फॉर्म है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। ये अमेरिका की एक एजेंसी है जिसको यूएस कांग्रेस ने 2004 में सेटअप किया था, जिसका मकसद अनडेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करना इसका मकसद होता है। और खासतौर से वो 3 सेक्टर में काम करते हैं: स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इन 3 सेक्टर में ये एमसीसी काम करती है। एमसीसी के लिए सारे मुल्क एलिजिबल नहीं होता है, बल्कि उसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया उसको मीट करना जरूरी होता है, तब जाकर के वो एमसीसी का जो प्रोजेक्ट है उस मुल्क में आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एनजीओ है। एनजीओ बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती है। तो जब एनजीओ से जो एग्रीमेंट करती है एनजीओ, तो उसको एनजीओ का जो टर्म्स और कंडीशन है या उसके जो क्राइटेरिया, उसको मीट करने के बाद ही एनजीओ इस एनजीओ को अपना कोई प्रोजेक्ट देती है। तो इसी तरह से ये एमसीसी में एक दो मुल्क के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस हिसाब से तो उसके लिए भी कंडीशंस है, उसके लिए भी, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए एक बिल पास करने की जरूरत होती है। और एमसीसी जो है का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना खास अच्छा नहीं रहता है मुल्कों में। अब तक जो 49 मुल्क में 73 प्रोजेक्ट में काम किया है। बाद मुल्कों में तो कंट्रोवर्सी की वजह से काम नहीं हो पाया, काम रुक गया। और बाद मुल्कों में बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम हुआ है। और इस वक्त 2017 में नेपाल सरकार और यूएस सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट हुआ था एमसीसी के ताल्लुक से। और फिर नेपाल के जो 2 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया कि इन 2 सेक्टर में काम करना है। तो वो 2 सेक्टर है क्या? एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, दूसरा रोड मेंटेनेंस है। ये 2 प्रोजेक्ट पे है। और जो एमसीसी जो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है वो कितनी रकम है, वो कितना अमाउंट है, वो $500 मिलियन यूएस डॉलर है, जिसको अगर हम नेपाल के पैसे में कन्वर्ट करें तो 6,000 करोड़ रुपए इसकी मालियत है। एक मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, किन पॉइंट पर चल रही है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैं रख देना चाहता हूं। जो पहला पॉइंट है कि अगर एमसीसी और नेपाल के कानून के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई टकराव होता है, तो एमसीसी वो बालातर होगा, नेपाल के कानून से ऊपर होगा। नेपाल का कानून उस वक्त नीचे चला जाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी का एक माहौल इससे पैदा होता है। दूसरा ये है कि अगर यूएस के लोग जो एम्प्लॉय या उसके जो लोग काम करेंगे, अगर उससे कोई नुकसान हो जाता है, नेपाल में किसी को मार देते हैं या उससे कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है, तो वो लोग नेपाल के कानून से बालातर होंगे। नेपाल का कानून उसको कुछ नहीं कर सकता है। ये 2 पॉइंट हैं जिस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि इसका एक मिसयूज भी हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट है, अगर नेपाल की एजेंसी इसमें इंटरफेयर करना चाहती है, उसका हिस्सा बनना चाहती है, तो वो एमसीसी की मंजूरी के बाद ही उसका हिस्सा बन पाएगी। जो फोर्थ पॉइंट है, जो ये है कि इंडिया और नेपाल के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा
क्योंकि नेपाल में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो सेटअप हो रहा है, तो फिर नेपाल एक लोड सेटिंग मुल्क से एक एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट मुल्क बन जाएगा। वो खुद अभी यूज़ करेगा, फिर दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट करेगा। क्योंकि कोई मुल्क के दरमियान जब आप कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो फ्यूचर में आप क्या क्या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब आप इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे पहले एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, कोई मुल्क वो करता है। और जो फोर्थ पॉइंट है जो कि अगर एक जो मेगा प्रोजेक्ट अभी जो नेपाल में बन रहा है, जो सेटअप हो रहा है, फ्यूचर में जाकर के अगर उससे कोई इनकम जनरेट होता है या कोई ये डेवलप हो जाता है वो प्रोजेक्ट, तो यूएस गवर्नमेंट उसको मतलब अपनी मतलब एसेट के तौर पे यूज़ कर सकती है। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी का एक पहलू है जिसकी वजह से नेपाल में कंट्रोवर्सी हो रही है। और तीसरी चीज, जो तीसरा पॉइंट है ये कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसका हिस्सा है, एमसीसी का एक पार्ट है। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में होता क्या है, यानी अमेरिका की एक फॉरेन पॉलिसी है, यानी जिसमें डेवलपमेंट और गवर्नेंस और मिलिट्री का इनसे इन्वॉल्व रहता है। अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को अगर हम एमसीसी से अगर अलायंस इसका एक पार्ट है, तो ये कि फ्यूचर में हो सकता है कि नेपाल में मिलिट्री आ जाए, नेपाल में अमेरिका की मिलिट्री का एक हब बन जाए, तो इससे नेपाल को खतरा हो सकता है। इस ताल्लुक से भी बात छिड़ी, कुछ लोग कहते हैं ये इसका पार्ट है और कुछ लोग कहते हैं इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें भी एक विवाद यानी एक कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट्स सामने आता है। आप लोग ये कहते हैं कि एमसीसी का जो प्रोजेक्ट जिस मुल्क में जाता है, उस मुल्क में अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी वहाँ पे थोपता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। या फिर दूसरी बात यह है कि वो उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट, तो उनका सेकेंडरी मतलब पर्पस होता है, फर्स्ट इनका पर्पस होता है वो अपना वो इन्फ्लुएंस जमाना। एक ये भी बात है कि कोई मुल्क है, किसी दूसरे मुल्क में कोई इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी रकम क्यों इन्वेस्टमेंट करे, कोई ना कोई तो उनका रीजन तो हो सकता है। कोई फ्री में कोई तो दे नहीं सकता है किसी मुल्क को। और ये ये जो एक लोन नहीं है बल्कि एक अतिया है उस मुल्क के लिए, एक डोनेशन दे रहा है, एक अतिया दे रहा है उस मुल्क को। तीसरी बात यह है कि आखिर इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट है, अमेरिका क्यों नेपाल में लाना चाह रहा है, आखिर इसका क्या मोटिव है, क्यों इतनी बड़ी रकम नेपाल में इन्वेस्टमेंट मतलब करना चाहता है, तो क्या इसका मोटिव है। तो आखिर कोई मुल्क है, किसी मुल्क में जो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो मिलिट्री एतबार से वो मिलिट्री एतबार से वो ताकतवर हो तो किसी मुल्क पे धावा बोल देता है, किसी मुल्क को अपने फेवर में कर लेता है, या फिर वो इन्फ्लुएंस पैदा करता है, यहाँ पे उस मुल्क में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है ताकि वो मुल्क हमेशा उनके फेवर में रहे। और ये मेगा प्रोजेक्ट भी है तो नेपाल में लाना चाह रहा है। और ये जो एमसीसी का जो ताल्लुक, एमसीसी जो है ये बहुत सारे मुल्कों में क्यों नाकाम हुआ, इनका यही एक कारण है कि वो मुल्क नहीं चाह रहा था कि वो अमेरिका के फेवर में रहे, अमेरिका के मतलब पक्ष में रहे। और खासतौर बहुत सारा श्रीलंका है, अभी फिलीपीन है, और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं, तांजानिया है, जहाँ पर यह एक कंट्रोवर्शियल का हिस्सा बना और फिर वो प्रोजेक्ट एमसीसी का जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया, वो नाकाम हो गया। और फाइनली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ से मतलब दो बातें आ रही हैं इंटेलेक्चुअल्स की जानिब से। कुछ लोग उसके हक में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। और आप भी सोचें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल में आ रहा है तो उसका एक बड़ा फायदा भी हो सकता है नेपाल को, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, इससे नेपाल के दो जो सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट आएगा तो नेपाल डेवलप हो गया, तो इससे नेपाल को फायदा भी नजर आ रहा है। और बहरहाल ये जो एग्रीमेंट है उसके पीछे नेपाल का क्या मोटिव है अमेरिका का, ये हम नहीं समझ सकते हैं और ये वक्त ही बताएगा। और जो लोग उसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं और वो लोग ये सब कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, पूरी दुनिया में अपनी वो इन्फ्लुएंस जमाता है, अपनी ताकत आजमाना चाहता है, और वो जिस मुल्क में जाता है इस मुल्क को वो अपने हक के लिए अपने लिए इस्तेमाल करता है। कल मैं नेपाल का एक टीवी डिबेट सुन रहा था, तो वहाँ एक TU के एक प्रोफेसर ये बिल्कुल बता रहे थे कि अमेरिका ने कई सालों तक मतलब जंग किया है, लेकिन वो अपने मुल्क में नहीं किया बल्कि दूसरे मुल्क में जाकर के जंग करता है। और ख़ासतौर से इस वक्त आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और बहुत सारे इराक और बहुत सारे ममालिक से वो अपने मुल्क लौट रहे हैं। और इस वक्त जो है अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, दूसरी तरफ चाइना उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना और इस वक्त जो है इंडिया और अमेरिका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, और चाइना और इंडिया का हमेशा आपस में बनती नहीं है।
तो अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान से तो मैं चला गया, लेकिन एक नेपाल में ऐसा अड्डा अपना बनाना है, उसके ज़रिए से हम इन मुल्कों को वॉच करें और इन मुल्कों में अपना एक नज़र रखें। ये बहुत सारे हमारे जो बुद्धिजीवी वो लोग इस टाइप की बात बता रहे हैं कि इस तरह अमेरिका कर सकता है इसके ज़रिए से। और एक यूरोप, चाइना जो है नेपाल में एक BRI के नाम से जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो एक हाईवे बन रहा है, बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट, इस पर काम हो रहा है। तो ये भी तो एक तरह से मतलब नेपाल में चाइना नेपाल को लोन देता है, लोन देने के बाद फिर उस पर काम कराता है। उसके मुकाबले में तो अमेरिका तो एक तोहफा दे रहा है नेपाल को, कोई लोन नहीं दे रहा है, जबकि चाइना नेपाल को लोन दे रहा है बहुत सारे सेक्टर में काम करने के लिए। और चाइना जब भी नेपाल में किसी मुल्क में काम अपना करता है तो उस मुल्क में पहले प्रोजेक्ट लोन में देता है, जब वो नहीं चुका पाता है गरीब मुल्क, तो फिर वो क्या कहते हैं, उसके जो पोर्ट वगैरह है या उसके एयरपोर्ट वगैरह, उसको वो उस पर काबिज हो जाता है। तो ये इनकी रणनीति रही है चाइना की। तो क्योंकि नेपाल में हमेशा इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है, ये दोनों मुल्क, नेपाल तो आज़ाद मुल्क है, लेकिन नेपाल में हमेशा चाइना और इंडिया की मतलब का इन्फ्लुएंस रहा है और उसकी पॉलिसी पे नेपाल काम किया। अगर वो थर्ड मुल्क आ जाता है नेपाल में, क्योंकि नेपाल चाइना से बेनिफिट उठाता है, इंडिया से बेनिफिट उठाता है, अगर MCC के जरिए से अगर चाइना अमेरिका से भी फायदा उठा ले तो क्या हर्ज की बात है। जबकि नेपाल में भी तो दो मुल्क का इन्फ्लुएंस चल रहा है, तीसरा मुल्क आ जाए तो जबकि वो मुल्क आ रहा है तो उसका बेनिफिट है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं। तो बहरहाल ये एक जो कंट्रोवर्सी है नेपाल में भी चल रही है। और आज जुमा का दिन है, आज एक पार्लियामेंट में इस सिलसिले में बहस है कि ये पास होगा या नहीं होगा। तो बहरहाल हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि ये पास हुआ या नहीं हुआ, और पास हुआ तो क्यों हुआ और पास नहीं हुआ तो इसका क्या रीज़न है, इस सिलसिले में आपसे बात करते हैं।